हेलो व्यूअर्स, आप सभी को आपका खुद का चैनल सिटी शॉप में फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा हम लोग जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास क्या है। ये इतिहास जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके साथ जो लोग नेटवर्क बिजनेस को स्टार्ट किए हैं वो लोगों को इम्यून करना बहुत ज़रूरी है, उन लोगों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, उन लोगों को टीकाकरण करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने के बाद जब फील्ड में उतरते हैं तो बहुत अलग अलग किस्म के लोगों के साथ मिलते हैं, जिनमें से कुछ पॉजिटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव इंसान होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। जो लोग नेगेटिव होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, उन लोगों का सोच ऐसा है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बेकार चीज़ है, नेटवर्क मार्केटिंग से कभी भी ज़िंदगी में हम लोग कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं और आप भी नहीं कर पाओगे। हमने भी पैसा लगाए थे, हमने भी टाइम दिया था, बट नेटवर्क मार्केटिंग से हम लोगों को कुछ हासिल नहीं हुआ। तो क्वेश्चन ये है कि वो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, और वो लोग ऐसा अगर बोलते हैं तो उनके रिप्लाई में क्या बोला जाए। तो इनका जवाब छुपा है नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास में। जब पूरा दुनिया में पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग का शुरू हुआ था, तो YouTube में देखिएगा, बहुत आप लोग सर्च कीजिएगा कि हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, तो बहुत अलग अलग वीडियो आप लोगों को दिख जाएगा। बट कहीं भी वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ को समझने के लिए। तो ये YouTube में पहली बार पूरा स्टेप बाय स्टेप तब क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था, ये पहली बार आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूँ। तो वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कीजिए और अपने टीम में इसको जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। सबको जानना बहुत ज़रूरी है, और नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास। समय था 15 जून 1887, जब यूनाइटेड स्टेट में फ्लोरिडा में सेंट अगस्टाइन जगह में जन्म होता है कार्ल फ्रैंकलिन रेहनबर्ग का। इनका पिताजी का नाम था कार्ल जोहन पाउलस रेहनबर्ग और माताजी का नाम था एलिस मैरी अपटोन। बचपन से ही कार्ल रेहनबर्ग बहुत अलग अलग फील्ड में काफ़ी नॉलेज इन्होंने ऑक्यूपाई किया था, जैसे फिलोसोफी, रिलीजियन, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, एरोडायनामिक्स, केमिस्ट्री, ह्यूमन राइट्स, और काफ़ी भाषा इन्होंने सीख चुका था, इंक्लूडिंग चाइनीज़ लैंग्वेज। इनका मेन इंटरेस्ट था पेड़ पौधों को लेकर पढ़ाई लिखाई करना। पेड़ पौधों से किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स यानी पुष्टि को निकाला जाता है और इसको कंजर्वेशन किया जाता है, इसको संरक्षित किया जा सकता है, और इससे एक डाइटरी फूड सप्लीमेंट को तैयार किया जा सकता है। सन 1915 में जब इनका उम्र था लगभग 27 साल, तब ऑलरेडी ये डॉक्टरेट हो चुके थे केमिस्ट्री में। तो इन्होंने एक ऑयल कंपनी, अमेरिकन ऑयल कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और काम करने के लिए आ गए थे चाइना में, टियानजिन शहर में। चाइना में लगभग 12 साल तक ये अलग अलग कंपनी में काम करते रहे, और सन 1927 में ये वापस आते हैं चाइना से यूनाइटेड स्टेट में, बाल्बोआ आइसलैंड कैलिफोर्निया में, और यहाँ पर आके एक छोटा सा जगह को रेंट पे लेते हैं और उसको लैब में कन्वर्ट करते हैं। और उनका ज़िंदगी का जो अधूरा सपना था पौधों को लेकर रिसर्च करना, उनसे किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स को निकाला जा सकता है और उसको कंजर्व किया जा सकता है, उससे डाइटरी फूड सप्लीमेंट तैयार किया जा सकता है, उसमें काम करना शुरू किया। इनका ज़िंदगी का पहला जो सफलता हाथ में लगा सन 1931 में, जब उनको एक पौधा मिला और उस पौधे में उन्होंने देखा कि जितना ज़रूरत विटामिन्स हो सकता है, ज़रूरत के सभी विटामिन्स, मिनरल्स, ज़रूरत का हर वो पदार्थ उसमें मौजूद था, और उस पौधा का नाम था अल्फाल्फा। ये पौधा उनको मिला और इन्होंने बहुत जल्दी एक फूड सप्लीमेंट, डाइटरी फूड सप्लीमेंट तैयार कर दिया। सन 1933 में
ये फूड सप्लीमेंट उन्होंने देना शुरू कर दिया। उनके जो जितने सारे क्लोज रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, उन सभी में देना स्टार्ट कर दिया। और उनका ये फूड सप्लीमेंट उनके दोस्त लोगों को बहुत पसंद आया। तो धीरे धीरे माउथ टू माउथ रिकमेंडेशन से उनका ये प्रोडक्ट जो है पूरा देश भर में फैलने लगा। उन्होंने एक चीज़ को नोटिस किया कि इस बिज़नेस को, इस तरीके को अगर अलग से डिस्ट्रीब्यूटरशिप ना अपॉइंट करके जो लोग इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूटरशिप में लाया जाए, उन्हीं को बोला जाए कि आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो ये अगर आप किसी को रिकमेंड करते हो तो आपको एक परसेंटेज आपको मिलेगा, और वो लोग भी अगर किसी को बोलते हैं तो उनसे भी आपको एक पैसा मिलेगा। इस तरीके से पहला सिस्टम तैयार हुआ। दुनिया का पहला नेटवर्क मार्केटिंग का, पहला MLM मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट तैयार हुआ। उन्होंने बताया था कि 2% आपको मिलेगा अगर आप किसी को डायरेक्ट इसको बेचते हो, और वो लोग जब नेक्स्ट किसी को भी बोलेंगे तो उनसे भी पैसा आपको मिलेगा। मतलब 2 लेवल तक कमीशन आपको मिलेगा। और सन 1934 में बाल्बोआ आइसलैंड में दुनिया का पहला MLM कंपनी कैलिफोर्निया विटामिन्स का रजिस्ट्रेशन होता है, और लोग बहुत खुश थे कैलिफोर्निया विटामिन्स के साथ काम करके, इसका प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके। और धीरे धीरे कैलिफोर्निया विटामिन का काम पूरा USA में फैलने लगा। इसके 5 साल के बाद सन 1939 में ये कंपनी मूव होके जाता है लॉस एंजल्स में, और इसका नाम को चेंज करके रखा जाता है न्यूट्रोलाइट। सन 1949 में इस कंपनी में 2 यंग लोग काम करने के लिए आते हैं। एक का नाम था रिचर्ड डियोहस और दूसरा का नाम था जे वैन एंडल। इन दोनों ने बहुत सक्सेसफुली काम को किया और पूरा विश्व में न्यूट्रोलाइट का बिजनेस को फैलाया। जब तक न्यूट्रोलाइट ने अपना खुद का पॉलिसी में कुछ चेंजेस नहीं किया, न्यूट्रोलाइट का ध्यान धीरे धीरे ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ चला गया, तो इन दोनों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया और अपना खुद का कंपनी अमेरिकन वे का गठन किया, जिसको आप आज की डेट में एमवे के नाम से जानते हैं। एमवे ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लिया। तब के दिनों में जितने सारे मार्केट में कंपनी थे वो सभी कंपनी एमवे का ग्रोथ को देख के दंग रह चुके थे, और एमवे ने एक कंट्रोलिंग स्टेक हासिल कर लिया न्यूट्रोलाइट के ऊपर सन 1972 में, और पूरी की पूरी कंपनी सन 1994 में खरीद लिया। एमवे ने न्यूट्रोलाइट को परचेज कर लिया। 25 जनवरी सन 1973 में 87 साल के उम्र में कार्ल फ्रैंकलिन रेहनबर्ग का देहांत हो गया। एक MLM कंपनी के पास कितना पैसा हो सकता है, कितना पावर हो सकता है, तब पूरा दुनिया ने देख लिया। एमवे का इस सक्सेस के बाद बहुत सारा कंपनी ने MLM फील्ड में आके काम को करना स्टार्ट किया। सन 1990 के स्टार्टिंग से ही बहुत सारा कंपनी MLM के दुनिया में आ चुका था, और ये तमाम कंपनी जब इंडिया में आया तो इंडिया में जो रिस्पांस इनको मिला बहुत बढ़िया था, क्योंकि इंडिया के लोगों को ये मल्टी लेवल मार्केटिंग बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद किया इंडिया के लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम उनको मिल रहा था, पैसिव इनकम उनको मिल रहा था। सेमिनार कंडक्ट कर के कंपनी ने लोगों को इन्फ्लुएंस किया, ज्वाइनिंग करवाए, और लोग यहाँ से पैसा इनकम करना शुरू किए। बट एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि उन तमाम कंपनी के पास जो ज्वाइनिंग प्रोडक्ट्स होते थे वो प्रोडक्ट इंडिया में कोई काम का नहीं था। जैसे ज्वाइनिंग प्रोडक्ट क्या थे ना, कार वॉश। उस कार वॉश से आप क्या कर सकते हो ना, उसका इस्तेमाल करके आप अपने कार को एकदम साइन कर सकते हो, एकदम नया कर सकते हो। बट इंडिया के लोगों के पास तब तो कार ही नहीं था, तो लोग उस प्रोडक्ट से क्या करते थे ना, अपना गाय भैंस को तब नहलाते थे। तो ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ ना, जो प्रोडक्ट्स था वो प्रोडक्ट सब धीरे धीरे चला गया और सिर्फ प्लान ही रह गया। मतलब पैसा लगाओ और पैसा कमाओ, पैसा लगाओ और पैसा कमाओ, यही सिस्टम आ गया। और यही सिस्टम ने जन्म दिया चिट फंड कंपनी को, पॉन्जी स्कीम कंपनी को, जहाँ पर सिर्फ पैसा लगता था, कोई प्रोडक्ट्स नहीं होता था और पैसा इंसान को मिलता था। तो ऐसे कुछ दिन चलने के बाद बहुत सारा कंपनी वो सब तमाम पैसे को लेके भाग गया, क्योंकि बहुत सारा कंपनी सिर्फ खुद को फ़ायदे के लिए बिजनेस करने आए थे, ना कि लोगों को भलाई करने के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारा कंपनी ने लूट मचाई और समाज में नेटवर्क मार्केटिंग का नाम को खराब हो गया।
इंसान ने और नया नया अट्रैक्टिव स्कीम लेके आया कि ना गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट के ऊपर नया नया प्रोजेक्ट, बिल्डिंग्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्टमेंट। तो ये सब चीज़ भी धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया कि ये सब स्कीम भी एक स्कीम है, एक प्रकार का स्कीम होता है और ये कुछ दिन चलता है, चलने के बाद ये कंपनी भाग जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब हो गया। लोगों को ये समझ में आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई काम का नहीं है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लिया और डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन DSA का निर्माण हुआ, बट तब तक बहुत देर हो चुका था। ये सब कंपनी ने मार्केट में एक खराब जो गुडविल था नेटवर्क मार्केटिंग का, उसको खराब कर दिया। DSA ने गाइडलाइन आज की डेट में जारी किया है, बहुत तरीके का नॉर्म्स जारी किया है कि अगर जो कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी में ये तमाम गाइडलाइन को फॉलो करके काम कर रहा है तो वो कंपनी ठीक है। आज की डेट में ऐसे बहुत सारा कंपनी आ चुका है जो नेटवर्क का जो गुडविल है उसको फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वो जानते हैं कि अपना जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए उसने मल्टी लेवल मार्केटिंग का सहारा लिया है। उसने स्कीम का जितना प्लान है उसको पीछे रखा और अपने प्रोडक्ट को आगे लेके आया। बोला कि आप प्रोडक्ट पहले इस्तेमाल करो, अगर प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो आप इसको रिकमेंड करो। ये होता है एक अच्छा नेटवर्क कंपनी का पहला प्रिंसिपल। तो आप आज की डेट में जो भी कंपनी में है वहाँ पर अगर सही प्लान है, सही कल्चर है, सही प्रोडक्ट्स है तो आप उसके साथ, उस कंपनी के साथ अपना फॉर्चून को ज़रूर तैयार कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ हवा में बातें हो रही है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप गलत जगह में हो। आज मैं आप लोगों के साथ ये जो हिस्ट्री टोटल मैं डिस्कस किया, ये मैं किस लिए डिस्कस किया ना आप जान पाओ कि इसका शुरुआत कहाँ पर हुआ था, कैसे हुआ था और इसका जो छवि इंडिया में ख़राब हुआ तो वो किस लिए हुआ था। बट सब कंपनी ख़राब नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक पावरफुल मीडियम है जल्दी पैसा इनकम करने का, और जो कंपनी अपना प्रोडक्ट को डीप रूट तक पहुंचाना चाहता है उनके लिए भी ये बेस्ट जगह है। तो सभी संदेह को दूर करके इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, उसको कीजिए, क्योंकि सभी इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है कि नेटवर्क इंडस्ट्री का इतिहास क्या था। और जो लोग आज की डेट में नेटवर्क में हैं या फिर आने वाले दिन में नेटवर्क इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये मैं बोलना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल में आने वाले दिन में ऐसे बहुत सारा स्किल्स, डिसिप्लिन्स और बेसिक ट्रेनिंग्स इस चैनल में अपलोड किया जाएगा, जहाँ से आप अपने ज़िंदगी में सक्सेस को बहुत जल्दी पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।